चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय चल रहा है, राष्ट्रीय कंप्लीट हो चुका, ठीक है। देखिए 2-3 चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं। अपना काम होता है कि 2 पॉइंट ऐसे बता देना जिससे कि आपको कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना, एहसास होता रहे कि जो आप तैयारी कर रहे हैं कि भटकाव से बचने का प्रयास करिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी आपको लगता होगा, आप कितने लोग होंगे ना शॉर्ट में ढूंढ रहे होंगे, है ना, कि मतलब ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कोई मतलब कि कैप्सूल टाइप के मिल जाए, कोई वीडियो, कोई लेक्चर, जिससे कि हम मतलब कि कुछ कर दें, है ना। आप सोच के देखिए, अब दूसरे की बातों में समझना, सोचना एक अपना नज़रिया होता है हर चीज़ का। आप सोच के देखिए क्या ऐसा संभव है कि आप ऐसा अचानक से रटें और जाकर के पेपर में आ जाए, जल्दी कर जाएंगे। अगर आएगा भी, अगर आप मान लीजिए कोई शॉर्ट चीज़ पढ़ करके जाएं और आएगा भी, तो आप वही क्वेश्चन कर पाएंगे जो एकदम सिंपल होगा। मतलब एकदम सिंपल होगा, जो एक बार नज़र से देख लिए वही सही कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी मीडियम टाइप क्वेश्चन बनेगा तो आप नहीं कर सकते अगर सरसरी निगाह से पढ़े हुए हैं। कारण क्या जानते हैं कि एग्जाम में 2 घंटे में इतना प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर में आपको जो पॉइंट होते हैं वो याद करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो इसके लिए क्या होता है, अस्थाई, एक होता है ना अस्थाई स्टडी। जब आप अस्थाई किसी चीज़ को बना कर रखते हैं अच्छे से, वही चीज़ आपके दिमाग में उस वहाँ पर काम आती है। और ये गलती अक्सर आप देखेंगे कई लोग साथ होता है कि मतलब कि शुरू से ही तैयारी करना शुरू करते हैं, अब एकदम जल्दी तैयारी करना शुरू करते हैं, है ना, कि हर मतलब हमेशा लगेगा कि जल्दी कर दे। और एक समय ऐसा आता है कि खुद ही मतलब कि 3-4 साल 5 साल फिर भी लगेगा टाइम में मुझे कम पड़ रहा है, हर बार लगता है टाइम कम पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब मेरा इतनी बातों का एक ही है कि ढंग से पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़िए ढंग से पढ़िए। हाँ, थोड़ा स्पीड तेज हो सकती है, रिवीजन में स्पीड तेज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पता चला समझ में ही नहीं आया है, पढ़ने का भी नहीं मन कर रहा है, कुछ याद भी नहीं है और सोचा जल्दी पढ़ लें, तो थोड़ा उससे बचने का प्रयास करिए, है ना। वो तो नेचुरल चीज़ होगा ही, लेकिन बचने का प्रयास करना चाहिए, कम करने का प्रयास करना चाहिए। खैर चलते हैं टॉपिक पर, पॉइंट पर आते हैं कि यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानूनी को मंजूरी दी, ठीक है, प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दी। चलिए एक एक पॉइंट आराम से डिस्कस करते हैं। अब ये प्रकृति बहाली, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जैसे क्या है, यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्वास के लिए बहुचर्चित संरक्षण कानून को 17 जून 2024 को मंजूरी प्रदान की, ठीक है। इस कानून का उद्देश्य आवासों को उनके प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना है। आवासों को उनके प्राकृतिक, अभी उद्देश्य पूछ सकता है, अभी जैसे पूछ लिया जाए सीधे एक क्वेश्चन बन जाए एमसीक्यू का कि हाल ही में चर्चाओं में था संरक्षण कानून, उसका उद्देश्य क्या है, निम्न में से बताइए। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है ना, कि इस कानून का उद्देश्य क्या है, आवासों को उनके प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना। पॉइंट बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद क्या आता है, ये वाला लाइन देखिए, साथ ही जंगलों को फिर से उगाना, उसी उद्देश्य में ही है, जंगलों को फिर से उगाना, दलदलों को गीला करना, जो दलदल होते हैं उनको गीला करना, और नदियों को उनकी प्राकृतिक मुक्त प्रवाह अवस्था में वापस लाना, है ना। तो ये थोड़ा सा उद्देश्य ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये वाला कि इस कानून के पक्ष में 20 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने मतदान किया। कितने यूरोपीय सदस्य, ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि हाँ, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन जाए सीधे एक क्वेश्चन करंट अफेयर बन जाए कि जो अभी कानून पास किया गया उसके संरक्षण, उसके पक्ष में कितने लोगों ने जो है मतदान किया, या ऐसे टाइप क्वेश्चन बन जाए, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन छोटा ही बनता है, लेकिन पॉइंट जो है ना डीप्स उठाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन के क्वेश्चन का मतलब कि वो ऊपर का ही लाइन होगा, वो बीच का भी लाइन हो सकता है, वो लास्ट का भी लाइन हो सकता है, मतलब कहीं से भी आपको वो पूछ जा सकता है। इसलिए आपको डिटेल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट ये वाला देखिए कि संरक्षण कानून यूरोपीय संघ के लिए 2030 तक ब्लॉक के कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को बहाल करने और 2050 तक बहाली की आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित करता है ना। थोड़ा सा ये भी मतलब मन कर याद रखिएगा कि 2030 वाला और ये वाला पॉइंट, ये जो है 2050, बस थोड़ा सा इसको जो है दिमाग में बनाए रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, ये वाला पॉइंट देखिए, इसका उद्देश्य यूरोप के प्राकृतिक आवासों की गिरावट को रोकना। किसकी बात हो रही है, इसका उद्देश्य यूरोप के प्राकृतिक आवासों की गिरावट को रोकना। कानून ने पीटलैंड जैसे विशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं।
है ना। क्या किया इसमें क्या करेंगे कि CO2 उत्सर्जन को सोख सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, CO2 उत्सर्जन को सोख सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद कर सकते हैं। क्या कहा, CO2 उत्सर्जन को रोक सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या पॉइंट है, देखिए कानून, देखिए होता है ना, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना। हम लोग क्या जल्दीबाजी में रहते हैं, है ना। अभी जो लाइन है, एक एक लाइन ना एक एक क्रम में आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मार के एकदम जल्दी सोचेंगे अभी जल्दी हो जाएगा। जब तक सेट नहीं होगा तब ना तो प्रीलिम्स में काम आएगा ना तो मेंस में काम आएगा, है ना। क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम ही किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर एक बार तो ऐसे सिंपल बना देता तो हर कोई कर देगा ना, तो ध्यान रखिएगा। कानून द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किए गए अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में कौन कौन से हैं, में वन, घास के मैदान और आर्द्र भूमि, साथ ही नदियां, झीलें और प्रवाल बेड शामिल हैं। ध्यान रखिए। अब जैसे यहीं पे क्वेश्चन बना दिया है कि कानून में स्पष्ट रूप से कवर किए गए अन्य पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन है। अन्य पारिस्थितिक तंत्र, जैसे आपको चलो ये बात समझ में, वन होगा, घास के मैदान होगा, आर्द्र भूमि होगा, नदियाँ होगा। लेकिन जब आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया प्रवाल बेड, कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रवाल बेड भी होता है क्या, ऐसा आपको डाउट वहाँ पे हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे फैक्चुअल है, थोड़ा सा उसको जो है अपने नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, सदस्य देशों को 2030 तक नए कानून के अंतर्गत आने वाले कम से कम 30% आवासों को खराब से अच्छी स्थिति में लाना होगा। कितने परसेंट को, 30%। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितने परसेंट, 30%। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है कि यूरोपीय संघ के आंकड़ों के अनुसार, है ना, वर्तमान में लगभग 80% आवास खराब स्थिति में है। 80%, आप सोच लीजिए, मतलब कि 80%। आपका आंकड़े ये पता होना चाहिए कि जो अब आपको जैसे मान लीजिए पूछ लीजिए, दे दिया जाएगा 80% आंकड़े या प्रतिशत जो है आवास खराब स्थिति में है। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा खराब कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, मतलब ऐसा डाउट आएगा। और जब ऐसा डाउट आएगा फिर वहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिए कि वर्तमान में लगभग 80% आवास खराब स्थिति में। इसके अलावा 10% मधुमक्खी और तितली प्रजातियाँ विलुप्त होने के आधार पर हैं। 10% मधुमक्खी और तितली प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति पर हैं। और साथ ही 70% मिट्टी अस्वस्थ अवस्था में, मतलब सबके आंकड़े यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। अब अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि यूरोपीय संघ के आंकड़ों के अनुसार क्या 70% मिट्टी अस्वस्थ अवस्था में, तुरंत डाउट में जाएगा यार, मतलब 70%, ये वाला पॉइंट आपके दिमाग तुरंत डाउट में डाल देगा कि 70% होगा, इतना तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे शब्दों, ऐसे जो है आपको टर्म्स को या ऐसे पॉइंट को ध्यान रखना है। प्रीलिम्स का ठीक है, जो आप कर रहे हैं वो करिए, लेकिन मेरा एक ही बताने की वो है कि आप क्या ना पढ़िए ढंग से। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, समस्या बस इतनी है कि पढ़ने की, जब भी हम पढ़ने के लय बनाते हैं ना, तो कोई कोई बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्टर्बेंस, कोई एग्जाम, कोई कुछ कुछ चलता रहेगा। और उस समय आदमी हमेशा भागता रहता, मतलब ढंग से पढ़ ही नहीं पाता है। और उससे क्या होता है समस्या कि किसी लायक नहीं होता है, बस ऊपर हमेशा ऊपर से ही आदमी पढ़ता है। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, और कोई रास्ता भी नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है कि यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR 2024। ठीक है, चलिए पहली चीज़ क्या, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है, ROR के लिए इंपॉर्टेंट है, BPSC सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN, ये ध्यान रखिएगा, SDSN जारी कौन करता है, सबसे पहली चीज़ ये कि जारी कौन करता है, किसे, संयुक्त राष्ट्र, UN की, है ना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 90वें संस्करण के अनुसार क्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य और भूख के SDG में दुनिया पिछड़ रही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। उसके बाद क्या है, एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, क्या, SDSN, ठीक है ना, SDSN मतलब सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये थोड़ा ध्यान रखिए कि जारी कौन कर रहा है, पता चला यही पूछा कि यही कन्फ्यूज हो जाएंगे। पहला लाइन अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये है कि 90% लोग इसको सही कर देंगे, लेकिन जब इसके आगे बढ़ते हैं तब वहाँ पर गड़बड़ी होने की चांस बढ़ती जाती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे सही करने वालों की संख्या जो है कम होने लगेगी। ठीक है ना, तो क्योंकि भूल जाता है। खैर 2015 में संयुक्त राष्ट्र
2015 में संयुक्त राष्ट्र, उसका क्या है भाई, यूएन द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी, जैसे कि गरीबी में कमी। अभी एसडीजी पता होना चाहिए ना, कितने एसडीजी हैं, कौन कौन से एसडीजी हैं, इनका टारगेट टाइमिंग क्या है, ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। खैर अभी आगे है इसमें, तो मेन पॉइंट चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, लेकिन इसको जो 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, है ना। अब जैसे कौन सा, गरीबी में कमी, भूख उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण को प्राप्त करने में दुनिया काफ़ी पीछे है। बात तो ठीक है, पीछे तो है ये। अब रिपोर्ट में सर क्या है कि 17 एसडीजी, अब ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, 17 एसडीजी ही होते हैं, है ना। कभी कभी दिमाग में नहीं 17 नहीं 27 होते हैं क्या भाई, अगर दे दिया ऐसे 27 एसडीजी होते हैं, आपको लग रहा है 17, 7 तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है 7, बस वो गलती कर बैठे। कितने एसडीजी होते हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो 17 पता होना चाहिए। और मजे की बात की है कि ये भी ध्यान रखना है कि 17 एसडीजी में से कोई भी 2030 तक हासिल करने के लिए ट्रैक पर नहीं है। मतलब क्या, मतलब कि 2030 टारगेट है उसको हासिल करने का, और बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो बता रहा है कि 2030 तक कुछ हासिल नहीं होने वाला है ना, कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि 2030 तक हासिल हो जाएगा। लेकिन जो एक टाइम लाइन था वो 2030 तक उसको अचीव करने का, ये 2030 से ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से जो है, जो देखेंगे आप धीरे धीरे कि अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा, इधर बीच में जो बनेगा, तो क्वेश्चन गलत होने से हमारा बढ़ा जाता है, क्योंकि चीज़ दिमाग में नहीं रहती है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक स्तर पर औसतन केवल 16% एसडीजी, कितना 16% एसडीजी लक्ष्य 2030 तक पूरे होने की राह में, कितने 16%, आप सोच देखिए कि 16% केवल जो 2030 तक पूरा होने की राह में है, जबकि शेष 84% मतलब 84% एसडीजी लक्ष्यों की प्रगति में उलटफेर दिख रहा है। मतलब कि हम कितना पीछे हैं इस चीज़ में, इससे पता चलता है। ये जो 2024 का मेंस लिख रहे हैं, 2024 का मेंस लिखने वालों की बहुत जरूरी है ना। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आप ऐसे आंकड़ों का सीधे प्रयोग कर सकते हैं कि 16% एसडीजी के लक्ष्य जो है केवल वही सफल होने की राह में है, बाकी 84% जो है क्या होने की राह में है, फेल होने की राह में, ठीक है ना, कि मतलब कि उसमें जो गड़बड़ी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये वाला पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट जो है ये पीवाईक्यू है, मतलब पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा इसके लिए सतर्क रहिएगा। वैश्विक स्तर पर 2015 में 5 एसडीजी लक्ष्य जिन पर अधिकतम देशों ने प्रगति से विपरीत प्रदर्शन किया है, उनमें क्या है, मोटापा दर एसडीजी 2। अब ये अगर पूछ लीजिए मोटापा दर किस में आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसडीजी 2 में आता है। अब वहाँ पर एसडीजी 2 एसडीजी 3 अभी टफ क्वेश्चन आता है, अगर मोटापा आ जाए ना अच्छे से लोग नहीं कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन अभी बना दिया टेस्ट में, तो मोटापा दर तो कितने लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब सच बता रहा हूँ। ये अभी पूछ लिया जाए क्या कि प्रेस स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आता है, तो ये बात किसी को नहीं ध्यान होगा कि एसडीजी 16 के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रेस स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आता है, एसडीजी 16, और मोटापा दर किसके अंतर्गत आता है, एसडीजी 2, है ना। और क्या, लाल सूची सूचकांक एसडीजी 15 के तहत लाल सूची सूचकांक, अस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन, अभी क्या अस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन किसके अंतर्गत, एसडीजी 2 के अंतर्गत अस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन, और क्या है, मोटापा दर एसडीजी 2 दोनों में है, तो ध्यान रखिएगा। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये भी एसडीजी 2 में है। अगर ऐसे प्रश्न बने कि एसडीजी 2 के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अभी आपसे अगर यहाँ पे एक टेस्ट बना दिया जाए कि एसडीजी 2 के अंदर कौन कौन से शामिल है यूपीएससी के लिए क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसडीजी 2 के लिए कौन कौन शामिल है। आपका जो है प्रेस स्वतंत्रता है, और कौन सा है आपका स्थायी, देखिए एसडीजी 2 के लिए अगर बात करें, सॉरी हाँ, अगर दे दिया ऑप्शन में प्रेस स्वतंत्रता, तो कितने लोग तो मार्क किया जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव होता ना, कि मतलब कि पूरा सही है, तो ये भी मान लेंगे हाँ ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ध्यान रखिएगा क्या क्या है इसमें, अस्थायी नाइट्रोजन आपको क्लियर होना चाहिए कि अस्थायी नाइट्रोजन जो होता है एसडीजी 2 में आता है, मोटापा दर एसडीजी 2 में आता है, और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये भी एसडीजी 2 में आता है। तो ये क्लियरिटी बनी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये सब कन्फ्यूजन बन जाएगा, तो फिर मतलब कि चीज़ें दिमाग में नहीं, और वैसे भी प्रेशर में तो कहाँ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अब रिपोर्ट की बात कर, रिपोर्ट में क्या है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 2020 में एसडीजी की प्रगति स्थिर रही है। 2020 में रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 2020 से एसडीजी की प्रगति स्थिर रही है। विशेष रूप से कुछ एसडीजी लक्ष्य जैसे शून्य भूख, ये देखिए एसडीजी 2, संधारणी शहर और समुदाय एसडीजी 11,
क्या अब ये पॉइंट आया हुआ है, मतलब कि SDG 11 आपको पता होना चाहिए। पानी से नीचे जीवन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। पानी से नीचे जीवन SDG 14, पानी से नीचे जीवन। जमीन पर जीवन SDG 15, मतलब एक है पानी के नीचे जीवन वो 14 है, लेकिन एक है जमीन पर जीवन SDG 15, ये ध्यान रखिएगा। और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, ये SDG 16 है। क्या? शांति, न्याय और मजबूत संस्थान SDG 16 ट्रैक से उतर चुके हैं, है ना। अब ये फिर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर एक वीडियो बना दिया तो यहाँ पर मामला बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद क्या आता है, ये पॉइंट रिपोर्ट में कहा गया कोविड-19 महामारी ने वर्तमान चुनौतियों को और बढ़ा दिया है ना। विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा SDG 3। अब जीवन प्रत्याशा, इसके जीवन प्रत्याशा ये किस में है, SDG 3 को प्रभावित किया है। अब ये चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये किस में आता है, SDG 3, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ आपको जो है अब यहाँ पर देखिए, एक कन्फ्यूजन आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये तो गलत बात है। एक देखिए, एक चीज़ लिखा है अभी मैंने अभी इसके पहले जस्ट चर्चा की। इसके पहले क्या चर्चा की कि यहाँ पर देखिए SDG 2 तक देखिए क्या है, ये वाला पॉइंट देखिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा SDG 2 में है। लेकिन यहीं पे क्या कह रहा है कि यहीं पर देखिए कि जीवन मतलब विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा है SDG 3 में है। मतलब ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा डीप लेवल में पहुंचेंगे, मतलब UPSC के लेवल पहुंचेंगे, तो आपको जब मेंस लिखेंगे तो वहाँ पर क्लियरिटी होनी चाहिए कि विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा SDG 3 में, लेकिन अगर आप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात कर रहे हैं तो वो किस में, SGD 2 में है ना। देखिए SGD है ना। देखिए यहाँ पर जो है SDG, ठीक है, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट, देखिए नार्डिक देश बारे कुछ, नार्डिक देश क्या करा है, मैंने इसके पहले जो है जब कभी मतलब पढ़ाया रहा होगा इसके बारे में तो जरूर चर्चा की नार्डिक देश कौन कौन से हैं, फिर भी रिवीजन हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि नार्डिक देश SDG उपलब्धि में अग्रणी बने हुए हैं। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, SDG जब भी चर्चा आए, मतलब जैसे भी आपके दिमाग में नार्डिक मतलब SDG की चर्चा आए तो ये ध्यान रखना कि रिपोर्ट जब आई, रिपोर्ट में कहा गया कि नार्डिक देश SDG उपलब्धि में अग्रणी बने हुए हैं। और ब्रिक्स पता ही आपको, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका मजबूत प्रगति दिखा रहे हैं। मतलब ब्रिक्स इसमें अच्छा काम कर रहा है ना। जबकि गरीब और कमजोर देश बहुत पीछे हैं। वो तो भाई सिंपल बात, उन्होंने गरीब और कमजोर देश पीछे रहेंगे, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि नार्डिक देश जो है इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, ये वाला पॉइंट कि रिपोर्ट ने 2024 SDG सूचकांक के आधार पर उपरोक्त निष्कर्षों का समर्थन किया, जो सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में SDG प्रगति का आकलन प्रदान करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब आते हैं आगे पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट देखिए, 2024 SDG सूचकांक में फिनलैंड, देखिए फिनलैंड शीर्ष पर है। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब फिनलैंड, अब कभी कभी जब आदमी नहीं पढ़ रहा था, जो लोग नहीं पढ़ रहे थे वो क्या गलती करते हैं, उनको लगेगा कि शीर्ष स्थान पर अमेरिका होगा, मतलब ऐसे बड़े नाम आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन है कौन सा, फिनलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद कौन सा, दूसरा नंबर स्वीडन है, मतलब और कोई दूसरा बड़ा देश भी नहीं है, स्वीडन है, फिनलैंड, स्वीडन, और तीसरा कौन सा, डेनमार्क है, डेनमार्क, चौथा कौन सा, जर्मनी है, पांचवा कौन सा, फ्रांस है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ये सब आंकड़े ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन फिर भी इन देशों को विभिन्न SDG हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इतना आसान भी नहीं है चीज़ें, है ना। बाकी ये देख लीजिए आपके सामने को है क्या है, थोड़ी सी रैंकिंग है, तो आप रैंकिंग इसको देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, 5 हैं, 5 मनकर याद रखिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में रहना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा क्या है कि 2015 से ब्रिक्स देश और ब्रिक्स प्लस देश, एक तो है क्या, ब्रिक्स देश, देखिए एक है क्या, ब्रिक्स देश, और एक अभी ब्रिक्स इसके पहले चर्चा हुआ, लेकिन एक कौन सा, ब्रिक्स प्लस देश, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात में औसत SDG प्रगति क्या है, विश्व औसत से तेज रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद कह रहे हैं, ये देखिए
कि रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व औसत एसडीजी सूचकांक और सबसे गरीब तथा सबसे कमजोर देशों जिनमें छोटे द्वीप विकासशील राज्य एसआईडीएस शामिल हैं के बीच का अंतर 2015 के बाद से काफ़ी बढ़ गया है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा। ये सब पॉइंट क्या है, ये सब पॉइंट आपको मेंस में काम आए जब आप एनालिसिस करेंगे एसडीजी के बारे में, है ना, वहाँ पर आपके लिए बहुत मतलब समझ लीजिए कोर पॉइंट की तरह काम करते हैं। हालांकि यूज तो सभी सब्जेक्टों में हो जाता है, अन्य भी जो इससे संबंधित है, लेकिन जो स्पेशल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपके लिए जो है बेनिफिट करेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि 2024 एसडीजी सूचकांक में भारत ने 64, इसको ये तो पूछेगा नहीं कहीं पर भी एग्जाम में, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज रहता है तो उसमें डाल देते हैं कि 64, तो कभी कभी आदमी कर देता, कभी कभी डाउट में जाता है कि समग्र स्कोर के साथ 109 समझ रहे हैं, 109 भारत का स्थान है, 109वां स्थान है। ये चीज़ कभी कभी गलती हो जाएगी यार, 109 हो सकता है, हम इतना पीछे हैं क्या, हमारी स्थिति इतनी खराब है। हाँ भाई, अब इसको खराब मानिए अच्छा मानिए अपने अलग अलग बात है, लेकिन रियलिटी क्या है, 109वां स्थान है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला कि देखिए रिपोर्ट में वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है, वित्तीय ढांचे में सुधार की बात होगी। इसने निम्न आय वाले देशों LIC और निम्न मध्यम आय वाले देश कौन LMIC, एक है LIC एक है LMIC को अपने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा किसमें है, SDG 4 में। अब ये बात क्लियर होनी चाहिए ना कि शिक्षा किसमें है, ये तो सीधे से MCQ में बन जाएगा कि मतलब कि मैच करा लग दे देंगे या मतलब ऐसे कि शिक्षा किसमें है, तो आपको पता होने वो क्लियर रहे कि SDG 4 में है। जैसे क्षेत्र में सस्ती दीर्घकालिक पूंजी तक तत्काल पहुंच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 में सबसे नीचे के 3 देश कौन कौन से हैं, सबसे नीचे, अच्छा नीचे का भी याद कर लीजिए कौन कौन, दक्षिण सूडान है, मध्य अफ्रीका गणराज्य और चाड है, 3 जो है ये सबसे नीचे के हैं। बस वैसे ही दिमाग में थोड़ा सा बना रखिए। बाकी ये देख लीजिए, ये लिस्ट भी इन्होंने दे रखी है, तो आप अगर लिस्ट देखना चाहें, पड़ोसी देशों की लिस्ट देखना चाहें तो पड़ोसी देशों का भी लिस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है कि चीन कितने पर, 68 पर, 93 पर कौन है, श्रीलंका है, 95 पर नेपाल है ना। बस ये है कि सबके जो है ऊपर है भारत से, बस पाकिस्तान जो है भारत से इसमें नीचे है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद कहाँ जूम कर भाग जा रहा भाई, कुछ और भी इसमें शायद देख लेते हैं। ये देखिए वाला पॉइंट, ये क्या कर रहे हैं कि रिपोर्ट ने यूएन आधारित बहुपक्षवाद UNMI है ना, बहुपक्षवाद के लिए देशों के समर्थन का नया सूचकांक पेश किया। नए सूचकांक में यूएन प्रणाली के साथ उनके जुड़ाव के आधार पर देशों को स्थान दिया गया, ठीक है। बस वैसे ही थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि UNMI सूचकांक में बारबाडोस, UNMI ये अलग चीज है ना, एक ये अलग सूचकांक है, देखिए ना कि एक इसमें क्या कह रहा है, UNMI की बात हो रही है ना, UNMI की बात हो रही है, तो इसको थोड़ा सा जो है आप, हालांकि ये कभी क्वेश्चन में दिखे कि न दिखे क्या पता, दिख ही जाए, देख लेते हैं ना, मैं तो सोचा एक छोड़ के चलते हैं। UNMI सूचकांक में बारबाडोस शीर्ष पर है। उसके बाद कौन कौन है, उसके बाद आता है एंटीगुआ बारमुडा दूसरा, है ना, अलग बारबाडोस और बारमुडा, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि बारमुडा दूसरे पर है, बारबाडोस शीर्ष पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। उरुग्वे तीसरा, मॉरिशस चौथा और मालदीव किसमें 5वां स्थान पर है। बस वैसे ही जनरल, बस ये ध्यान रखिएगा कि बारबाडोस पहला है और बारमुडा जो है दूसरा है। कभी कभी यही चीज़ उठा कहीं और पूछ लेगा तो आपको लगेगा ये गलत हो, ये मतलब क्योंकि पढ़ा हुआ रहता है ना, तो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। बाकी UNMI सूचकांक में सबसे नीचे के 5 देशों के बारे में आप देख लीजिए कि ये जो है USA जो है, अच्छा USA देखो 5वें लिस्ट में सबसे नीचे ही है। यहाँ पर देखिए 193वें स्थान पर सोमालिया, उसके दक्षिण सूडान, इजराइल और कोरिया, मतलब ये सब जो है। अब इनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते सबसे निम्नतम मतलब कि सबसे नीचे के देश कौन होंगे, ये तो सोच भी नहीं सकते USA होगा, लेकिन है, देख लीजिए। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए कि रिपोर्ट से पता चलता है कि खाद्य और भूमि प्रणालियों से संबंधित SDG लक्ष्य विशेष रूप से ट्रैक से उतर गए हैं,
ये रिपोर्ट तो है। इसमें कहा गया है कि 2030 तक दुनिया भर में 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित रहेंगे। भाई साहब, कब कहा गया? 2030 तक दुनिया भर में 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित रहेंगे। साथ ही वैश्विक स्तर पर मोटापा भी बढ़ेगा और कृषि, वानिकी तथा अन्य भूमि उपयोग से ग्रीन हाउस गैस GHG का उत्सर्जन भी बढ़ेगा। मतलब समस्याएं बढ़ेंगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो भूखमरी वाला, इसको आप जो मेंस में यूज कर सकते हैं कि कितने लोग जो है, इतने मिलियन लोग जो है भूख से पीड़ित रहेंगे। ये चीज़ आप मेंस में यूज कर सकते हैं, तो बस वैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद ये पॉइंट देखिए कि इसलिए एसडीआर ने अस्थायी खाद्य और भूमि प्रणालियों का समर्थन करने के लिए नए खाद्य, कृषि, जैव विविधता, भूमि उपयोग और ऊर्जा, मतलब फेबल, ये पॉइंट ध्यान रखिए। अब ये फेबल शब्द जब आप यूज करेंगे ना कहीं मेंस वगैरह, मतलब एक वैल्यू बढ़ जाती है, और जब वैल्यू बढ़ती है तो 2 नंबर 1 नंबर आराम से मतलब खिंच जाते हैं, और जो 1-2 नंबर वो खींचते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर, क्या क्या फेबल मतलब क्या कि खाद्य, कृषि, जैव विविधता, भूमि उपयोग और ऊर्जा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये कि इसका उद्देश्य 22 देशों के 80 से अधिक स्थानीय शोधकर्ताओं को एक साथ लाना था, ताकि यह जांच की जा सके कि 2030 और 2050 तक खाद्य सुरक्षा, जलवायु शमन, जैव विविधता संरक्षण और जल गुणवत्ता से संबंधित 16 लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा। रिवीजन तो जरूर करते रहे, रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई मतलब का नहीं होगा, है ना, ये चीज थोड़ा सा। उसके बाद अब आता पॉइंट क्या? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। अब यूक्रेन के बारे में थोड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि यूक्रेन पता है आपको कितनी समस्याओं में घिरा हुआ है, तो उसके बाद थोड़ा चर्चा। अब देखिए क्या करा, स्विट्जरलैंड के बोर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के बोर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट, ये बोर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। बोर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में कहाँ पर आयोजित, ध्यान रखिए, रिसॉर्ट है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट है, याद रहे सर गलती बोल रहे हैं, क्या बेइज्जती करा रहे हैं ऐसा नहीं है ना। देखिए, याद रखने के लिए कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे कब कुछ हम लोग पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से उसको सेट करते हैं दिमाग में, है ना, याद रखते हैं कि कैसे याद रहना चाहिए, तो वैसे आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो बोर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 16 जून 2024 को क्या 80 देशों ने इस बात पर सहमति बनी कि युद्ध को खत्म करने वाले किसी भी समझौते का आधार यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता होनी चाहिए। क्या? क्षेत्रीय अखंडता होनी चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए कि रूस की गैर मौजूदगी में संयुक्त बयान जारी किया गया। किसके? रूस की गैर मौजूदगी में, मतलब रूस नहीं है सम्मेलन में, 100 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। रूस को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया, बताओ, मतलब अभी ये यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, और रूस को जो है नहीं बुलाए हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या आता है कि खत्म हो गया, अभी स्लाइड खत्म हो गया, चलो देखते हैं। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ध्यान रखिएगा, कौन कौन हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये पॉइंट आप एक बार जरा ध्यान से देखिए, कौन कौन नहीं हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन? भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और यूएई। मतलब कितने, मतलब इनका भाई अपना एक स्ट्रेटजी होगा कि किस स्ट्रेटजी के तहत काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए बस ये ध्यान रखिए, ये लोग जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर सम्मेलन में शामिल होते। पवन कपूर आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ये तो अब वही कहा गया है, जब मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं तो फिर पवन कपूर को कौन देखेगा, है भारत, अधिक यहाँ पॉइंट ध्यान की, भारत ने कहा वह यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हितधारकों के साथ काम करना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत का मानना है कि समाधान के लिए रूस यूक्रेन के बीच ईमानदार और व्यवहारिक भागीदार होनी चाहिए। तुर्की ने प्रस्ताव पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? तुर्की ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए कि यूक्रेनी राष्ट्रपति, कौन?
अब इनका नाम नहीं पता होगा, इतने दिन चर्चा में था। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, हमें मिलकर तय करना होगा कि दुनिया के लिए न्यायपूर्ण शांति का क्या मतलब है। सही बात, इसे अस्थायी तरीके से कैसे हासिल किया जा सकता है। अब देखिए यही है कि जब युद्ध होता है तो शांति की तरफ लोग दौड़ते हैं, है ना। तो अब जो है अब शांति की जरूरत पड़ रही सबको। उन्होंने बैठक में शांति की पहल के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा की। अच्छा, कि मतलब भाई क्यों नहीं प्रशंसा करेंगे, तो बड़ी बात कुछ नहीं है, प्रशंसा कर दिए तो। सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के सामने रखे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, है ना। किसके द्वारा? पुतिन द्वारा यूक्रेन के सामने रखे गए प्रस्ताव, है ना। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पुतिन के प्रस्ताव को प्रोपेगेंडा करार दिया, मतलब एक तरह से बेइज्जती टाइप कर दी है, मतलब कि उनको जो हल्के में ले लिए। अब जो भी है, जिस मसौदा प्रस्ताव पर शिखर सम्मेलन में सहमति बनी उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान यूक्रेन में व्यापक न्यायपूर्ण शांति का आधार हो सकता है। बस ये थोड़ा सा वैसे ही याद रखिए कि हालांकि जब आंसर राइटिंग करें तो ये सब पॉइंट जरूर आपको कवर करने ही पड़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले, मेजबानी को उनके ध्यान रखिएगा, कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले स्विस राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड। अच्छा, हर्ड मतलब इंग्लिश। अच्छा सर इतना जान दीजिए, एम लगा देगा, हर्ड लगा सर, ऐसा नाम है क्या? नहीं, वियोला। अरे ठीक है भाई, वियोला योला कर देंगे, ओला कर देंगे जो भी आप ध्यान रखिएगा, बस याद रखिएगा और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है ना। स्विस राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड ने कहा कि समर्थक देशों का भारी बहुमत ये दर्शाता है कूटनीति क्या हासिल कर सकती है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, इनको तो आप जानते ही होंगे ना, मेलोनी से, ये रूस से बातचीत की न्यूनतम शर्तें हैं, ये रूस से बातचीत की न्यूनतम शर्तें हैं, कुछ अपना जो है शर्त वगैरह सब बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि शांति शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विश्व के देशों को यूक्रेन में शांति स्थापित करने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए राजी करना था। रूस को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था, वहीं चीन ने भी इससे दूरी बनाए रखी। ये चीज़ आपको पता ही होगा, थोड़ा काफ़ी न्यूज में था ये कि न तो रूस गए न तो चीन गए, है ना। अब रूस को बुलाया ही नहीं, लेकिन चीन भी नहीं गया वहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा एक कौन सा आर्टिकल है, ये वाला पॉइंट जरा देखिएगा। टाइम क्या हुआ, चलिए 32 मिनट हुआ है। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा सॉरी, क्लाउडिया शीन है ना, कौन? क्लाउडिया शीन। तो क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ये आपको ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा जाकर के इमेज में भी देख लीजिएगा कि ये जो है क्लाउडिया शीनबाम है कौन? क्लाउडिया, क्लाउड से याद रखिए क्लाउडिया, चलो ठीक है भाई, क्लाउड अगर मान लीजिए आ जाए, चलो ठीक, क्लाउडिया शीन मान लीजिए, शीन भी याद रखिएगा। अच्छा सीन नहीं शीन, है ना, सीन श और स में अंतर होता है ना, ये बात पता होगा। शीन बाम और मैक्सिको की पहली महिला, कहाँ की? मैक्सिको, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्लाउडिया मैक्सिको, यहाँ पर पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति कहाँ की है। कभी कभी यही नहीं समझता कि ये राष्ट्रपति है कहाँ की, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये अगर ये क्वेश्चन बनेगा कि क्लाउडिया शीनबाम कहाँ की राष्ट्रपति हैं, तो सबसे इजी क्वेश्चन होगा। अब ये भी ना कर पाए कोई बात अलग है, अब टफ क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, है ना। चलिए क्या कह रहे हैं कि मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर और राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर के नेतृत्व वाली सरकार में पर्यावरण सचिव के रूप में कार्य कर चुकी क्लाउडिया शीनबाम को 3 जून 2024 को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। देश में 2 जून को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, ये इन चुनावों में क्लाउडिया ने विपक्षी गठबंधन की महिला सांसद कौन? अब इनको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो जो क्या नाम है, जोचिटल गैल्वेज, क्या बात है, नाम तो भाई मजेदार रखते हैं, सब को पराजित किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखिए कि 61 वर्षीय शीनबाम ये इस इरर को क्या बोलते हैं, मतलब जब ऐसे इरर होते हैं, आपको पता होगा ये बात, है ना, कि इसको क्या बोलते हैं।
61 वर्षीय शीन बाम राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार अक्टूबर 2024 में ग्रहण करेंगे। साथ ही इस पद पर उनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष के लिए। अब आपको लगेगा 5 वर्ष का होगा, अपने समझ रहे हैं ना, तो ये गलती नहीं करिएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रशिक्षित भौतिक विज्ञानी और पर्यावरण इंजीनियर क्लाउडिया ने मैक्सिको के मेयर के रूप में अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। वह उत्तरी अमेरिका से किसी देश की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला है। ये लाइन आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप डीप में बना दिया क्वेश्चन तो यही बना सकते हैं कि जो है कि उत्तरी अमेरिका से किसी देश की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला है। तो आपको लगेगा ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, फिर तो क्वेश्चन गलत होना ही है जब ऐसा लग गया, ऐसा कौन कैसे हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में शीन बाम के सामने आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और संस्थागत सुधार सहित कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। ये सब मेंस का टॉपिक है, ये सब मेंस का पॉइंट है ना, पता रहे क्या दिक्कत है। आई होप चीज़ें कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि चीज़ समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं।